वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक तेलुगु सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है श्रीकाकुलम शर्लॉक होम्स, जिसमें तेलुगु कॉमेडियन वेनेला किशोर लीडिंग रोल पर है। अब मूवी के बारे में बात करें तो इट्स ए स्मॉल बजट मूवी, लेकिन कंटेंट बहुत ही जबरदस्त लगा मुझे। सिंपल से बात करें तो छोटे पटाखे में बड़ा धमाका। मूवी के दरमियान में मैं यही सोच रहा था कि डायरेक्टर इस मूवी को किस तरह से एंडिंग करेंगे। सारी मूवी में फालतू चीजें तो रखी है, लेकिन भाई साहब क्लाइमैक्स जब रिवील होता है इट्स माइंड ब्लोइंग। मूवी में का हर एक सीन यूजेबल है। जिन जिन लोगों को सस्पेंस थ्रिलर मूवीज पसंद है, ये मूवी उन्हीं के लिए है। सो वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी शुरुआत होती है 21 मई 1991 रात के 12:45 पर विशाखापट्टनम, जहां पर एक पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है। फिलहाल इस पुलिस स्टेशन के सारे कांस्टेबल्स चैन की नींद सो रहे होते हैं। तभी इस पुलिस स्टेशन को एक फोन आने पर सारे पुलिस वाले शॉक में रह जाते हैं। पता चलता है कि राजीव गांधी जी की डेथ हो चुकी है। ये खबर सुनने के बाद उस पुलिस स्टेशन का सीआई अपने कांस्टेबल से यही कहने लगता है, अरे यार, मैंने तो ये चीज ख्वाब में भी नहीं सोचा था। कल ही तो वो हमारे बीच थे। खैर जो भी हो, हम इसमें क्या कर सकते हैं। इसी न्यूज को सुनने के बाद कुछ लोग दंगा फसाद करने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग रात भर अच्छे से पेट्रोलिंग करेंगे। इस तरह से वो सीआई अपने कांस्टेबल्स के साथ सारे शहर की पेट्रोलिंग करने लगता है। उसी रात दूसरी जगह पर दो बाइक वाले बंदे अपोजिट साइड से आकर एक दूसरे को ठोक देते हैं। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। अब इन दोनों में से एक रोडी टाइप का बंदा होता है, वो फटाक से दूसरे बंदे की बाइक जला देता है। तभी इन दोनों के पास वो सीआई और कांस्टेबल्स आकर डांटने लगते हैं कि अभी न्यूज बाहर नहीं आई, तभी तुम दोनों झगड़ा करने लगे, गाड़ियां जलाने लगे। वो मासूम बंदा कहने लगता है, सर गलती इसी की है, इसने मेरी बाइक जला दी, और वो भी रॉन्ग रूट में आकर। सीआई कहने लगता है कि मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, चलो तुम दोनों गाड़ी में बैठो। इस तरह से वो सीआई इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। इसकी थोड़ी देर के बाद तीन बंदे अपनी साइकिल पर कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी पुलिस की गाड़ी को देखकर ये तीनों फटाफट से अपनी साइकिल को साइड में रखकर वही भिखारियों के बीच सो जाते हैं। इसके 1 घंटे के बाद जब एक कार दूसरे रास्ते से गुजर रही होती है, तो ये कार भी पुलिस की कार को देखकर पीछे हट जाती है। बाद में सुबह सवेरे 5 बजे पटनायक नाम का एक पुलिस वाला बीच के पास एक चाय की दुकान के पास आकर न्यूज़पेपर पढ़ते हुए चाय पीते रहता है। इसके 1 घंटे के बाद जब सारे लोग बीच के पास जॉगिंग कर रहे होते हैं, तो उसी बीच के पास एक लड़की की लाश पाई जाती है। उसके बाद क्या था, सारे पुलिस वाले मीडिया वाले इस लाश के पास पहुंच जाते हैं। दरियाफ्त करने पर यह बात पता चलती है कि मरी हुई लड़की का नाम है मेरी। एक रिपोर्टर जानबूझ के उस सीआई से काफी सारे सवाल पूछने लगता है कि एक लड़की की हत्या हो गई, कब आप हत्यारे को पकड़ोगे। सीआई कहने लगता है कि अभी तो हम क्राइम स्पॉट पर आए हैं, कोई खबर पता चलेगी तो मीडिया को ही तो इन्फॉर्म करेंगे। इस रिपोर्टर की बातों से हमें एक और बात भी पता चलती है। कुछ दिनों पहले भी इसी बीच में 2-3 लाशें पाई गई थी, लेकिन पुलिस वाले अभी तक उस केसेस को सॉल्व नहीं कर पाए। इसलिए ये रिपोर्टर इस सीआई पर स्पेशली भड़क रहा होता है। रिपोर्टर सीआई से चैलेंज करने लगता है कि अगर आप 7 दिन में हत्यारे को नहीं पकड़ पाओगे तो क्या आप अपनी जॉब से रिजाइन दे दोगे। सो इन रिपोर्टर्स को यहाँ से भेजने के लिए वो सीआई इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है कि 7 दिन में मैं इस केस को सॉल्व करूंगा। बाद में वो सीआई अपने पुलिस स्टेशन पर जाकर अपने कांस्टेबल्स को गैदर करके कहने लगता है कि मैं तो उस रिपोर्टर से चैलेंज कर लिया कि 7 दिन में मैं इस केस को सॉल्व करूंगा, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ पड़ी है। रिसेंटली राजीव गांधी जी विशाखापट्टनम पर आए थे ना, यहाँ से जाने के बाद ही वो हादसा पेश आया। तो दिल्ली से एक ऑफिसर आने वाला है थोड़ा इंक्वायरी करने के लिए, मुझे उस ऑफिसर का साथ देना पड़ेगा। सो मैं इस मेरी के केस पर इतना फोकस नहीं कर पाऊंगा। अब तुम लोग ही बताओ मैं इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलूं। एक कांस्टेबल कहने लगता है कि सर हम एक डिटेक्टिव को हायर कर लेंगे, मैं एक बेहतरीन डिटेक्टिव को जानता हूँ, वो इस केस को 7 दिन में सॉल्व कर लेगा। एक्चुअली वो मेरा गांव वाला बेस्ट फ्रेंड है, पुलिस बनना चाहता था लेकिन बन नहीं पाया, इसीलिए वो डिटेक्टिव बन चुका है। उसका नाम है ओम प्रकाश, सारे लोग उसको होम्स बुलाते हैं, शर्लॉक होम्स। प्रकाश के साथ साथ इसके माँ बाप भी इसका साथ देते रहते हैं एज ए असिस्टेंट की तरह। हर दूसरे दिन वो सीए अपने 2 कांस्टेबल के साथ प्रकाश के पास आता है, और जब ये सीए प्रकाश को देखता है तो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि ये तो दिखने में कॉमेडी पीस है, ये कैसे हमारे केस को सॉल्व करेगा, और वो भी एक मर्डर केस। नहीं लिंगम, मुझे इस पर भरोसा नहीं। कांस्टेबल लिंगम कहने लगता है, अरे सर ये दिखता ही चार्ली चैपलिन जैसा है, लेकिन टैलेंट भर भर के पड़ा है, एक चांस देकर तो देखिए आप। वो सीए को देखते ही प्रकाश सारे केस के डिटेल्स बताने लगता है कि आप मेरे पास किस लिए आए हैं, मेरी के मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे तो आपकी जॉब उखड़ सकती है। प्रकाश की बातों से इम्प्रेस होकर वो सीए प्रकाश को
इस मेरी का केस सौंप देता है कि मुझे 7 दिन में रिजल्ट चाहिए। उसके बाद क्या था, प्रकाश और उसके माँ बाप इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। 2 दिन के बाद प्रकाश सीआई के पास आकर कहने लगता है कि इस केस में पूरे 7 लोग मेन सस्पेक्ट है, बालू, ब्रह्मा, झांसी, पटनायक और बाकी 3 लोग। इन 7 लोगों में से ही कोई एक मेन मर्डरर है और इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए मुझे एक पीसफुल जगह चाहिए। तो वो सीआई प्रकाश को एक बहुत बड़ा बंगला दे देता है उन 7 को इंट्रोगेशन करने के लिए। प्रकाश के केस पर नजर रखने के लिए सीआई विजयलक्ष्मी नाम की एक लेडी कांस्टेबल को प्रकाश के पास भेजता है, मतलब अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देते रहने के लिए। सो प्रकाश अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। डे 1 पहले पूछताछ करने के लिए प्रकाश बालकृष्णा उर्फ बालू के पास आता है। बालू कहने लगता है, सर मेरी तो मेरी बहन जैसी है, मैं क्यों मेरी को मारूंगा। इस तरह से बालू अपनी कहानी बताने लगता है। एक्चुअली बालू अपनी पढ़ाई करने के बाद ये दुबई या तो फिर कोयत जाकर जॉब करना चाहता है। काफी सारी बार कोशिशें की लेकिन वर्कआउट नहीं हुआ। फाइनली बालू अपना एक एसटीडी बूथ रख लेता है, मतलब अपने ही शहर में ये खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लेता है। इसका बिजनेस थोड़ा बहुत अच्छा खासा चल रहा था। इसी दरमियान में एक दिन बालू ब्रह्मरांबा को देखा, शॉर्टकट में ब्रह्मा के साथ साथ मेरी भी रहती है, मतलब ये दोनों एक ही जगह पर काम करते हैं। अब जब बालू पहली बार ब्रह्मा को देखता है तो इसको पहली नजर में प्यार हो जाता है। कुछ दिनों तक इन दोनों के बीच नैन में टक्का चलते रहता है। ब्रह्मा भी धीरे धीरे बालू को लाइक करने लगती है। एक दिन ब्रह्मा बालू को स्लिप में कुछ लिख कर देती है। ओपन करने पर यह बात पता चलती है कि ब्रह्मा ने बालू को बीच पर मिलने के लिए बुलाया। तो बालू बहुत खुश होकर उसी तरह से ब्रह्मा से मिलने के लिए बीच के पास जाता है। धीरे धीरे इन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती है, प्यार भी बढ़ने लगता है। ब्रह्मा बालू के फोन बूथ के पास आती जाती रहती है इससे मुलाकात करने के लिए। खैर एक दिन दोबारा बालू और ब्रह्मा बीच के पास मुलाकात करते हैं। ब्रह्मा कहने लगती है कि बालू सच में मेरे घर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं, मेरे घर वाले मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, उनको तो बस मेरी सैलरी से मतलब है। ब्रह्मा कहने लगती है कि मेरी तो खुश नसीबी है कि ऐसी जिंदगी में तुम मुझे मिले, तुम मुझे बहुत खुशी देते हो बालू। मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है बालू, मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ और वो भी तुम्हारे साथ, इसी बीच के पास ठंडी हवाओं में। मैंने अभी तक अपना बर्थडे नहीं मनाया। बालू पूछने लगता है कि तुम्हारा बर्थडे कब है ब्रह्मा। ब्रह्मा कहने लगती है कल ही है बालू, चलो कल ही हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ब्रह्मा कहने लगती है लेकिन बालू मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मेरा भाई परमिशन नहीं देगा। बालू कहने लगता है अरे ब्रह्मा वो सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, बस आज रात तुम 11 बजे रेडी होकर रहो। उसके बाद जब बालू ब्रह्मा को अपनी बाइक में बिठाकर ले जा रहा होता है तो उसी रास्ते के दरमियान में ब्रह्मा का भाई ब्रह्मा को देख लेता है। ब्रह्मा भी इस चीज को ऑब्जर्व करके बालू से कहने लगती है कि बालू फटाफट से गाड़ी को निकालो, वो मेरा भाई है। ब्रह्मा का भाई इन दोनों को अपने कार में बहुत देर तक फॉलो करते रहता है लेकिन बालू किसी भी तरह से ब्रह्मा के भाई से बच ही निकलता है। ब्रह्मा फटाफट से बालू के एसटीडी बूथ के पास आकर मेरी से कहने लगती है कि मेरी चलो हमें फटाफट से यहाँ से निकलना होगा वरना मेरा भाई घर पर पहुँच जाएगा। यहाँ पर एक और बात यह है कि बालू की झांसी नाम की एक बेस्ट फ्रेंड होती है, एक्चुअली फ्रेंड नहीं एक बड़ी दीदी जैसी। अब उसी रात बालू बहुत ही परेशान सा रहता है कि मैंने तो ब्रह्मा को वादा किया था कि आज रात उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, अब मैं क्या करूं। झांसी बालू का रोता हुआ चेहरा देखकर पूछने पर बालू सब कुछ बता देता है झांसी को। झांसी कहने लगती है अरे बस इतनी सी बात, चलो इस मामले को अभी से ठीक करती हूँ। इस तरह से झांसी ब्रह्मा के फोन को कॉल करके सब कुछ प्लान बताने लगती है कि थोड़ी देर के बाद तुम्हारे पास मेरी, मैं और बालू आएंगे, तुम रेडी हो जाओ, हम चारों बीच के पास जाने वाले हैं। अब 4 बंदे तो एक ही बाइक में नहीं आएंगे ना। तो झांसी अपनी छोटी सी कार लेकर ब्रह्मा के घर पर जाती है ब्रह्मा को पिकअप करने के लिए और प्लान के हिसाब से ब्रह्मा टिप टॉप से रेडी हो चुकी होती है। सो फाइनली ये चारों बीच के पास जाकर ब्रह्मा का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं ब्रह्मा के विश के हिसाब से। ब्रह्मा इस पल को बहुत एंजॉय करने लगती है, स्पेशली बालू के प्यार को देखकर। अब ये दोनों थोड़ा खुल के बात करने के लिए झांसी और मेरी थोड़ा खोपचे में चले जाते हैं। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद ये दोनों कार में जाकर जब चुम्मा चाटी करने ही वाले होते हैं तभी सडनली इन दोनों के चेहरों पर एक टॉर्च लाइट पड़ती है। टॉर्च लाइट डालने वाला और कोई नहीं पुलिस वाला पटनायक होता है। इन दोनों को कार से बाहर लाकर बहुत डांटने लगता है कि इतनी रात को तुम दोनों यहाँ पर गुलछर्रे उड़ा रहे हो। बालू समझाने लगता है अरे सर आप जैसा समझ रहे हो वैसा है नहीं, हम तो बस बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इस तरह से पटनायक को थोड़ी बहुत रिश्वत भी देने लगता है लेकिन पटनायक बालू को 2-4 छापड़ लगाने लगता है कि बर्थडे पार्टी तो एक बहाना है, तुम दोनों यहाँ पर चुम्मा चाटी करने के लिए आए हो और तुम एक लड़की होकर तुम्हें शर्म नहीं आती। इसी बातों के दरमियान में झांसी जोर से चीख मारने लगती है।
फटाफट से ये तीनों वहाँ पर जाते हैं तो झांसी के पास मेरी की लाश पड़ी होती है। पटनायक कहने लगता है, अरे यार तुम लोगों ने इस लड़की को मार दिया। बालू, ब्रह्मा, झांसी यही कहने लगते हैं, अरे सर हमने किसी को नहीं मारा, हमें कुछ नहीं पता। पटनायक कहने लगता है कि दाल में कुछ काला है, चलो तुम तीनों फटाफट से पुलिस स्टेशन चलो। इस तरह से बहुत हंगामा करके वहाँ से चले जाता है। बालू प्रकाश से यही कहने लगता है कि सर मुझे लगता है कि पटनायक ने ही मेरी को मारा और दोबारा हम लोगों के पास आकर इल्जाम हम पर डालने लगा। उस वक्त तो हम लोग बहुत डर गए थे कि पटनायक हम तीनों को इस केस में ना फंसा दे, इसीलिए हम तीनों ने मेरी की लाश को बीच के पास रखकर हम तीनों वहाँ से चल गए। प्रकाश पूछने लगता है कि अगर तुम लोग सच्चे थे तो दूसरे दिन पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ सच बता देते। बालू कहने लगता है, अरे सर अगर मैं पुलिस स्टेशन जाता तो मेरा करियर खत्म हो सकता है, मेरे ऊपर केस लगेगा, मैं दोबारा कभी गल्फ कंट्री नहीं जा पाता। अब उसी समय जब पुलिस की कार गुजर रही थी तो ये तीनों अपनी कार को पीछे हटा लेते हैं। मतलब 3:45 पर जो कार पीछे हटी थी वो इन्हीं तीनों की थी। उसके बाद दूसरा दिन शुरू होता है। दूसरे दिन वो सीआई प्रकाश के पास आकर केस के बारे में अपडेट पूछने लगता है। प्रकाश कहने लगता है, अरे सर मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए, अभी तो आपका टाइम खत्म नहीं हुआ ना, सिर्फ एक ही बंदे से पूछताछ की मैंने। उसके बाद प्रकाश ब्रह्मा के पास जाता है पूछताछ करने के लिए। इसके ऊपर भी इल्जाम लगाने लगता है कि बताओ तुमने मेरी का कत्ल क्यों किया। ब्रह्मा भी यही कहने लगती है, अरे सर मैं क्यों मेरी का कत्ल करूंगी, वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ब्रह्मा अपने पर्सपेक्टिव व्यू से प्रकाश को कहानी सुनाने लगती है। एक्चुअली बचपन में ही ब्रह्मा के माँ बाप की डेथ हो गई थी। ब्रह्मा के भाई की शादी हो चुकी होती है, इसके 2 बच्चे होते हैं, लेकिन कोई भी ब्रह्मा से प्यार ही नहीं करता, ना इसका भाई ना इसकी भाभी। ब्रह्मा की भाभी हमेशा इसको गालियाँ देती रहती और ब्रह्मा का भाई इस पर हमेशा शक करते रहता है। एक्चुअली ब्रह्मा और मेरी एक छोटे से ऑर्फनेज में काम करते रहते हैं। खैर ब्रह्मा की हालत को देखकर मेरी ब्रह्मा को समझाने लगती है कि तुम्हारा भाई तो तुम पर बहुत शक करता है, तो ऐसे में अगर तुम्हारे भाई को ये बात पता चलेगी कि तुम बालू से प्यार करती हो तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। ब्रह्मा कहने लगती है, अरे मेरी एक लड़की को क्या चाहिए, थोड़ा सा प्यार, अगर वही प्यार घर वाले नहीं दिए तो वो लड़की क्या करेगी। ऐसा प्यार मुझे बालू कर रहा है, अगर तुम भी किसी से प्यार करोगी तो तुम्हें भी ये बात पता चलेगी। खैर अब ब्रह्मा फोन बात करने के बहाने से बालू के एसटीडी बूथ पर जाकर बालू को ही देखती रहती है। इन दोनों की लव जर्नी चलती रहती है। उसके बाद एक दिन ये दोनों बीच पर मुलाकात करके ब्रह्मा बालू से अपने विश रखती है कि ये बालू के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती है। बातचीत करने के बाद जब ये दोनों वापस जा रहे होते हैं तो ब्रह्मा का भाई देख लेता है, लेकिन ब्रह्मा और मेरी इन टाइम ब्रह्मा के घर के पास पहुंच जाते हैं। अपने भाई से यही कहने लगती है, अरे भैया मैं अभी ऑर्फनेज से वापस आ रही हूँ। लेकिन ब्रह्मा के भाई को ऑलरेडी इस पर शक हो चुका होता है। घर वापस आने के बाद ब्रह्मा को बहुत मारने पीटने लगता है कि तुम मेरे सामने ही दूसरी लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो, थोड़ा सा छूट क्या दे दी, अब तो तुम उस लड़की के साथ भागी जाओगी। बहुत टॉर्चर करने के बाद रात के समय ब्रह्मा को खाना भी नहीं देते इसका भाई और उसकी भाभी। थोड़ी देर के बाद झांसी बालू के फोन बूथ से ब्रह्मा को कॉल करके अपना सारा प्लान बताने लगती है। ये खबर सुनने के बाद ब्रह्मा बहुत खुश होने लगती है, इसकी सारी तकलीफें मिट जाती है। मेरी ब्रह्मा के घर पर आकर उसके भैया भाभी से कोई ना कोई ऑफिस का बहाना बनाकर ब्रह्मा को यहाँ से ले जाती है। बीच के पास आने के बाद ये चारों बहुत ही अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। बाद में जब ये दोनों चुम्मा चाटी करने ही वाले होते हैं अपनी कार में, तभी इन दोनों के पास 3 मछुआरे आते हैं। ये तीनों मछुआरे बहुत दारू पी रखी होती है। इन दोनों को गाड़ी से उतारकर स्पेशली ब्रह्मा का बहुत मजाक उड़ाने लगते हैं, छेड़खानी करने लगते हैं। बालू इन दोनों को रोकने की कोशिश करने लगता है कि भाई हमें छोड़ दो, हम तो बस यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, ये मासूम है। लेकिन फिर भी ये तीनों बालू को मार पीट के ब्रह्मा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगते हैं। इसी हाथापाई के दौरान झांसी जोर से चीख मारने पर ये सारे लोग झांसी के पास जाते हैं तो झांसी के पास मेरी की लाश पड़ी होती है। अब मेरी की लाश को देखकर ये 3 मछुआरे बहुत डर जाते हैं। इस तरह से वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। बालू, ब्रह्मा, झांसी मेरी की लाश को बीच के पास रखकर वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। ब्रह्मा प्रकाश से कहने लगती है कि सर मुझे लगता है कि मेरी को उन्हीं 3 मछुआरे ने मारा और बाद में मेरे पास आए। प्रकाश कहने लगता है चलो मान लिया तुम्हारी कहानी सच्ची है, दूसरे दिन तुम पुलिस स्टेशन पर जाकर उन तीनों के खिलाफ कंप्लेन कर देती। ब्रह्मा कहने लगती है अरे सर उस वक्त तो हम तीनों बहुत डर गए थे, स्पेशली मैं घर में बिना बताए आई थी, अगर मैं डायरेक्ट पुलिस स्टेशन चली गई तो मेरा भाई तो मुझे मार ही देगा। खैर यहाँ पर एक और बात यह है, बालू और ब्रह्मा की कहानी में काफी सारे डिफरेंस है। बालू की कहानी में पटनायक आकर डिस्टर्ब किया था, लेकिन ब्रह्मा की कहानी में वो 3 मछुआरे, तो किसकी कहानी सच्ची है। खैर तीसरे दिन वो जर्नलिस्ट
सीआई के पुलिस स्टेशन पर आकर धरना करते रहता है कि इस सीए ने अभी तक मेरी के हत्यारों को नहीं पकड़ा। सीआई डाउन डाउन। इस रिपोर्टर के प्रेशर को ना सहते हुए वो सीआई प्रकाश को फोन करके डांटने लगता है कि आप कब तुम किस केस को सॉल्व करोगे, अगर तुमसे नहीं हो पाएगा तो हट जाओ केस से। प्रकाश भी कहने लगता है कि मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए, ये केस इतना सिंपल नहीं है सर। इस तरह से प्रकाश झांसी के पास जाता है इससे पूछताछ करने के लिए। प्रकाश झांसी के सामने आकर इसका सारा बायोडाटा बोलने लगता है कि इसका पूरा नाम झांसी अग्रवाल है, ये लोग राजस्थान से आंध्रा आकर सेटल हो गए। कुछ सालों पहले झांसी की एक बंदे के साथ शादी हुई, लेकिन वो शादी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। झांसी किसी के साथ अफेयर में होने की वजह से वो शादी टूट गई। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि झांसी का अफेयर एक मर्द के साथ नहीं बल्कि एक औरत के साथ था। अब इसी दरमियान में झांसी की नजर मेरी पर पड़ती है, इस पर दिल आ जाता है। झांसी ने ये देखा कि ब्रह्मा और मेरी बालू के फोन बूथ पर आते जाते रहते हैं, इसलिए झांसी बालू से दोस्ती कर ली। झांसी ये सारी बात अपने फ्रेंड को बताती रही। ये सुनने के बाद इसकी फ्रेंड भी शॉक में रह जाती है कि एक लड़की होकर तुम दूसरी लड़की को कैसे लाइक कर सकती हो, ये तो नेचर के खिलाफ है बे। झांसी कहने लगती है कि वो तो मुझे नहीं पता यार, लेकिन वो लड़की मुझे भाग गई। मैं शरीर से तो एक लड़की नजर आती हूँ, लेकिन मेरा मन कुछ और ही है। सो बाद में झांसी मौका देकर मेरी के पास जाकर अपने दिल की बात बता ही देती है। झांसी की बातें सुनने के बाद मेरी के तो होश ही उड़ जाते हैं कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज आप पहले दूर हटिए वरना मैं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दे दूंगी। झांसी मेरी को समझाते हुए कहने लगती है, अरे मेरी मैं तो बस मजाक कर रही थी, हम दोनों बस एज ए फ्रेंड की तरह रहेंगे। अब उसी रात झांसी दोबारा बालू के फोन बूथ के पास आने पर बालू की प्रॉब्लम जानकर झांसी ये प्लान बनाने लगती है कि हम चारों लोग बीच के पास मुलाकात करेंगे ब्रह्मा का बर्थडे मनाने के लिए। इसी दरमियान में झांसी भी मेरी के साथ थोड़ा बहुत कुछ मुची करेगी। बीच के पास आने के बाद झांसी बालू और ब्रह्मा को प्राइवेसी देने के बहाने से झांसी मेरी को लेकर थोड़ा खोपचे में जाती है। यहाँ पर आने के बाद भी मेरी हल्के से सुडोकू खेलती रहती है बिना झांसी से बात किए, लेकिन झांसी दोबारा मेरी को देखकर अपने प्यार का इजहार करने लगती है। मेरी को गिफ्ट देने के लिए एक रिंग भी लाती है, इसके हाथ पर किस करते हुए प्रपोज भी करने लगती है। लेकिन मेरी को ये सारी चीजें बहुत ही अजीब लगती है। झांसी को अपने पास से दूर हटाने की कोशिश करती रहती है। अब इसी हाथापाई के दौरान झांसी गुस्से में आकर मेरी के गले में स्टैप करके मार देती है। प्रकाश कहने लगता है कि तुम्हारा कच्चा चट्टा मुझे कैसा पता चला, यही सोचकर शॉक हो रही ना। एक्चुअली प्रकाश ने झांसी के फ्रेंड से पूछताछ की थी तो उसके फ्रेंड ने झांसी के बारे में सब कुछ बता दिया कि झांसी एक लेस्बियन है। झांसी कहने लगती है कि सर आपकी कहानी में ये बात सच है कि मैं मेरी से प्यार करती हूँ, लेकिन मैंने मेरी को नहीं मारा। इस तरह से झांसी अपने पर्सपेक्टिव व्यू से कहानी सुनाने लगती है। उस रात मैंने मेरी को रिंग देकर प्रपोज किया था, लेकिन मेरी ने मेरे प्यार को ठुकरा दिया। इसी दरमियान में मेरी ने मेरे सर पर वार करने की वजह से मैं बेहोश हो गई। 10 मिनट के बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरी का गला कटा हुआ था। यही देखकर मैं चीखने लगी। मेरी की लाश को देखकर हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया। मेरी की लाश को बीच के पास रखकर हम तीनों वहाँ से निकल लिए। उसी वक्त कांस्टेबल विजय लक्ष्मी प्रकाश को मेरी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाने लगती है। रिपोर्ट पढ़ने के बाद ये बात पता चलती है कि मेरी को मारने वाला बंदा है, न ही कि बंदी। और इसी तरह मेरी के नाखूनों में कुछ ब्लड सैंपल्स पाए गए, शायद वो ब्लड सैंपल्स हत्यारे के ही हो सकते हैं। प्रकाश सोचने लगता है कि जिसका मतलब वो हत्यारा इन्हीं चारों में से कोई एक है, बालू, पटनायक और वो 3 मछुआरे। इसी दरमियान में एक मास्क वाला बंदा उस पुराने बंगलों के पास आकर प्रकाश को ही दिखते रहता है। प्रकाश इस बंदे को ऑब्जर्व करके जब उसे पकड़ने के लिए जाता है तो अनलकीली वो बंदा प्रकाश के हाथ नहीं आता। तब जाके प्रकाश को एक और बात क्लियर होती है कि इस केस में एक और बंदा भी है। उसके बाद प्रकाश पटनायक के पास आकर यही बात पूछने लगता है कि तुमने उस लड़की का मर्डर क्यों किया। पटनायक कहने लगता है कि मैं उस लड़की को जानता नहीं तो मैं उसकी हत्या कैसे करूंगा। प्रकाश ने पटनायक का भी सब काला चिट्ठा निकाल चुका होता है कि पटनायक सिर्फ नाम के लिए पुलिस वाला है, इसने अपने सर्विस में काफी सारी लड़कियों का टॉर्चर किया। पटनायक कहने लगता है कि मुझे लड़कियों से नहीं बल्कि प्रेमियों से नफरत है। इस तरह से अपनी कहानी बताने लगता है कि एक्चुअली पटनायक और उसकी बीवी को कोई भी संतान ना होने की वजह से पटनायक अपने भाई की बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, मतलब गोद लिया। जब पटनायक अपनी बेटी की शादी करने वाला था उसी वक्त इसकी बेटी किसी दूसरे बंदे के साथ प्यार करके उसके साथ भाग गई। इसी सदमे की वजह से पटनायक की बीवी बिस्तर के हवाले हो गई। और इसी तरह जब भी पटनायक प्रेमियों को देखता इसका खून खौलने लगता। उन प्रेमियों को बहुत मारने पीटने लगता, टॉर्चर करता, पार्क में, बीच में, कहीं पर भी हो।
अब पटनायक इसी हरकत की वजह से इसका सुपीरियर इसको सस्पेंड कर देता है। बाद में कल रात जब पटनायक बस ऐसे ही टहलने के लिए बीच के पास गया था तो उसी बीच के पास वो दो प्रेमी नजर आए, बालू और ब्रह्मा। इन दोनों को भी बहुत टॉर्चर किया। इसी दरमियान में झांसी चीख मारने पर ये सारे लोग झांसी के पास जाते हैं। वहाँ पर मेरी की लाश होती है। जब पटनायक यही बात पुलिस स्टेशन जाकर बताने ही वाला था तो कोई अनजान बंदा पटनायक के सर पे वार करने पर ये बेहोश गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद जब पटनायक अपनी आंखें खोली तो वहाँ पर ना लाश थी ना वो तीनों। चाय की दुकान के पास जाकर ये चाय पीने लगा। उसके बाद पटनायक अपनी बीवी का ख्याल रखने के लिए वो अपने घर पर चला गया क्योंकि इसकी बीवी घर में अकेली थी। अब पटनायक का बयान सुनने के बाद प्रकाश दोबारा कंफ्यूज होकर रह जाता है कि किसकी कहानी सच्ची है। खैर दूसरे दिन प्रकाश उन तीनों मछुआरों से पूछताछ करने लगता है। ये तीनों मछुआरे कहने लगते हैं, एक रात जब हम लोग बीच के पास से गुजर रहे थे तो उसी बोट में एक लड़का लड़की चुम्मा चाटी कर रहे थे। उस वक्त हम लोग तो थोड़ा मूड में थे, उस बंदे को मार पीट के उस लड़की के साथ बलात्कार कर लिया। यह सुनने के बाद प्रकाश शॉक में रह जाता है। मतलब सॉल्व करने चला था मेरी का, लेकिन इन तीनों ने एक और जुर्म कबूल कर लिया। प्रकाश दोबारा इन तीनों से मेरी के बारे में पूछने लगता है, जो 4 दिन पहले लाश मिली थी उस लड़की के बारे में। वो 3 बंदे कहने लगते हैं कि सर उस रात हमने बीच के पास एक रेड मारुति को देखा। उस वक्त उस कार में कोई भी नहीं था। तभी थोड़ी दूरी पर हम लोगों को कुछ आवाजें सुनाई दी। जब हमने वहाँ पर जाकर देखा तो एक लड़की की लाश पड़ी थी, 2 लड़कियाँ और एक लड़का रो रहे थे। ये देखकर हम लोग अपनी अपनी साइकिल लेकर डर के मारे वहाँ से भागने लगे, लेकिन उसी रास्ते से पुलिस की कार गुजरने लगी जिसकी वजह से हम लोग वहीं पर छुप गए। अब इन 3 मछुआरों का बयान सुनने के बाद भी प्रकाश थोड़ा कंफ्यूज होकर रह जाता है कि इन तीनों ने तो किसी दूसरी लड़की का बलात्कार किया था, तो फिर मेरी का कत्ल किसने किया। तभी उसी वक्त सीए प्रकाश के पास आकर इसको बहुत डांटने लगता है। प्रकाश समझाने लगता है कि सर बस मुझे एक आखिरी मौका दीजिए, केस अब एंड तक पहुंच चुका है। लेकिन वो सीए प्रकाश को यहाँ से दफा कर देता है। विजयलक्ष्मी प्रकाश को बहुत डांटने लगती है कि इतनी जिल्लत सहने के बाद भी तुम इस केस को क्यों कंटिन्यू करना चाहते हो। अगर तुम नहीं कर पाओगे तो दूसरा बंदा कर देगा और उसी तरह तुम्हें दूसरा केस भी मिल जाएगा ना। प्रकाश विजयलक्ष्मी को अपनी कहानी सुनाने लगता है कि इस केस को डील करने में एक स्पेशल वजह है। एक्चुअली प्रकाश का गांव एक बहुत ही छोटा सा गांव होता है, छोटी सी आबादी, छोटा सा रोजगार। प्रकाश के फादर की यही ख्वाहिश होती है कि प्रकाश बड़ा होकर एक पुलिस बने। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद प्रकाश इसी की प्रिपरेशंस करते रहता है। शहर में आकर जब भी इसको हॉलिडे मिलता अपने माँ बाप के पास चला आता। हॉलिडेज खत्म होने के बाद प्रकाश भी शहर जाने के बाद प्रकाश के माँ बाप भी छोटे मोटे काम करते रहते हैं। अब इसी दरमियान में प्रकाश को ये बात पता चलती है कि प्रकाश इस बार भी एग्जाम में पास नहीं हुआ, मतलब ये पुलिस नहीं बनेगा। अगले साल मौका भी नहीं इसके पास क्योंकि एज खत्म हो चुकी है। प्रकाश सोचने लगता है कि कैसे ये बात अपने माँ बाप को बताएगा। उसके बाद प्रकाश वापस अपने गांव भर जाता है माँ बाप से ये बात शेयर करने के लिए। लेकिन तभी बीच के पास इसके माँ बाप की लाश पड़ी होती है। मतलब पूरी मूवी में प्रकाश को जो अपने माँ बाप नजर आ रहे थे वो सब कुछ प्रकाश का इमेजिनेशन होता है। इसके माँ बाप तो कब का मर चुके होते हैं। यहाँ पर एक और बात यह है कि जिस बीच के पास मेरी की लाश पाई गई थी उसी बीच के पास प्रकाश के माँ बाप भी मरे होते हैं। अब प्रकाश को यही गट फीलिंग होती है कि इसके माँ बाप खुद ही से नहीं मरे, किसी ने इसके माँ बाप को मारा। अपने माँ बाप के केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो तभी इसके पास मेरी का केस भी आया। सोच लिया था कि इन दोनों के बीच कोई लिंकअप है। उसके बाद प्रकाश अपने पास जो लास्ट क्लू होता है उसके जरिए से एक बंदे को पकड़ ही लेता है। यही एक दिन मास्क वाला बंदा आया था ना, प्रकाश को देख रहा था। सो बाद में प्रकाश कमिश्नर और सीए को फोन करके किसी जगह पर मिलने के लिए बुलाता है, इस केस के बारे में सारी चीजें डिटेल से बताने के लिए। कहने लगता है कि मैंने कहा था ना सर, ये केस इतना सिंपल नहीं है, इस केस में काफी सारे उलझने हैं। मेरी को मारने वाला और कोई नहीं, वो राउडी बंदा होता है जिसने मूवी की स्टार्टिंग में एक बंदे की बाइक को जला दिया था। बचपन से ही ये बंदा बहुत ही क्रिमिनल माइंडेड था। अपने बचपन में अपने ही फ्रेंड को मार दिया। उसके बाद ये बंदा अपना सिलसिला चलाता गया, लोगों को मारता गया। उस रात मेरी झांसी के सर पे वार करने पर झांसी तो बेहोश हो गई थी। तभी मेरी के पास वो बंदा आकर इसके गले में स्टैब करके मार दिया। हत्या करके जब वहाँ से भाग रहा था तो इसकी टक्कर दूसरे बंदे से हो गई। गुस्से में आकर उस बंदे ने दूसरे बंदे की बाइक जला दी। तभी ये सीए वहाँ पर आकर उन दोनों को लॉकअप में बंद कर दिया। मतलब जाने अनजाने में सीए हत्या करने के आधे घंटे बाद ही हत्यारों को पकड़ लिया। कमिश्नर पूछने लगता है कि आखिरकार उस रौडी ने मेरी को क्यों मारा। प्रकाश कहने लगता है कि सर इसके पीछे एक और बंदा भी है। वो बंदा और कोई नहीं, बालू है। बालू ने ही उस गुंडे बंदे को सुपारी दी थी मेरी को मारने के लिए। सीए पूछने लगता है कि आखिरकार इस बालू ने मेरी को क्यों मरवाया। प्रकाश कहने लगता है कि इसके पीछे भी एक और बंदा है।
वो और कोई नहीं खुद ब्रह्मा है। ये सुनने के बाद सारे लोग शॉक में रह जाते हैं। प्रकाश ब्रह्मा की असली सच्चाई बताने लगता है। एक्चुअली ब्रह्मा के घर में इसका भाई और उसके भाभी टॉर्चर नहीं कर रहे थे, ये खुद उन सारे लोगों को टॉर्चर कर रही थी। ब्रह्मा का भाई और भाभी तो इसकी बहुत ही इज्जत करते हैं क्योंकि ब्रह्मा जॉब करती है, लेकिन ब्रह्मा तो इन सारे लोगों को नीची नजर से देखती रहती है। एक्चुअली ब्रह्मा बचपन से ही लाड़ प्यार से बड़ी हुई और इसी तरह बचपन से ही ब्रह्मा को पैसों से बहुत प्यार होने लगा। बचपन से ही ये सेविंग्स करती रही। एक दिन ब्रह्मा का फादर कुछ कारणों की वजह से आत्महत्या कर लिया। इस सिचुएशन को देखकर इसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। मतलब यहाँ पर ब्रह्मा की सारी ख्वाहिशें इसका फादर ही पूरे करते आ रहा था, लेकिन अब ब्रह्मा की जिंदगी में इसका फादर ही नहीं रहा। ब्रह्मा डरने लगी कि कहीं ये गरीबी की जिंदगी ना जिए। छोटे मोटे काम करके अपनी जिंदगी गुजारती रही। हमेशा यही सोचती रही कि मुझे किसी भी तरह से काफी सारे पैसे कमाने होंगे, ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए मुझे। खर्च के बाद ब्रह्मा एक ऑर्फनेज में काम करने लगी। वहीं पर इसकी मुलाकात मेरी से हुई। ये दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन गए। इस ऑर्फनेज को माइकल नाम का एक फादर रन करते रहता है और इसी तरह उस ऑर्फनेज को जब जब शास्त्री नाम का एक डॉक्टर भी आते जाते रहता है, तो ब्रह्मा शास्त्री के साथ प्यार करने लगी। सोच लिया था कि शास्त्री के साथ सेटल हो जाएगी। इसी दरमियान में एक दिन ब्रह्मा एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल को पढ़ा। इस आर्टिकल में ये लिखा होता है कि किसी जगह पर किसी बंदे का किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ। शास्त्री को दिखाने पर शास्त्री ब्रह्मा से ही कहने लगता है, हाँ ब्रह्मा, आजकल मेडिकल फील्ड भी बहुत ही आगे बढ़ चुकी है, बॉडी पार्ट्स को भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। और एक्चुअली उस वक्त जो बड़े बड़े लोग थे, मतलब पैसे वाले लोग थे, वही ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर लेते थे। खैर दूसरे दिन एक बंदा माइकल के पास आकर इसको बहुत डांटने लगता है क्योंकि फॉरेन से जो माइकल को मतलब इस ऑर्फनेज को फंड्स आते थे, वो सारे पैसे माइकल ने खा लिया। माइकल रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज सर, मुझे एक हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। अब ये चीज ब्रह्मा देख और सुन भी लेती है। माइकल और शास्त्री के साथ एक जबरदस्त प्लान बनाती है कि ऑर्फनेज में जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनके ऑर्गन्स को बेच देंगे। पहले तो माइकल इसके लिए मानता नहीं क्योंकि पकड़े जाने का डर भी होता है, लेकिन ब्रह्मा इन दोनों को अच्छी तरह से समझाने लगती है कि इसके पास एक जबरदस्त प्लान है। तो शास्त्री पहले ऑर्फनेज के सारे बच्चों के ब्लड सैंपल्स टेस्ट करता है। ब्रह्मा ने ऑलरेडी कोलकाता में कुछ लोगों से बात की रखी होती है। जानबूझ के उस बच्चे की तबीयत को बिगाड़कर इसको कोलकाता भेजते हैं। अब कोलकाता में ऑलरेडी ब्रह्मा ने बात की रखी होती है ना, वहाँ के डॉक्टर्स उस बच्चे की किडनी को निकाल लेते हैं। कुछ दिनों के बाद ऐसे बच्चे वापस ऑर्फनेज जाकर मर जाते हैं समथिंग इन्फेक्शन की वजह से। अब बच्चे के पेरेंट्स को भी इतना शक नहीं होता क्योंकि ये बच्चा ऑलरेडी फिजिकली हैंडीकैप होता है या तो फिर कुछ अनहेल्थी। एक दिन मेरी ये ऑब्जर्व करती है कि कुछ बच्चों के पेट पर ऑपरेशन जैसा निशान है। ऑफिस में थोड़ा बहुत ढूंढने पर मेरी को सारी बात समझ में आ जाती है। एक दिन जब ब्रह्मा, शास्त्री और माइकल मीटिंग कर रहे होते हैं, वो सारी चीजें मेरी अपने छोटे से कैमरे में रिकॉर्ड करने लगती है। इस बार ब्रह्मा का एक बहुत बड़ा प्लान होता है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, लेकिन शास्त्री इसके लिए टोटली मना करने लगता है। ब्रह्मा कहने लगती है, अरे हम क्या अच्छे बच्चों को मार रहे हैं, फालतू बच्चों को ही तो मार रहे हैं। वो लोग जिंदा रहकर क्या उखाड़ पाएंगे, देश का क्या नाम रोशन करेंगे। ऊपर से हम लोग देश के ऊपर का बोझ कम कर रहे हैं, इनकी वजह से किसी को तो भला होगा। लेकिन फिर भी शास्त्री नहीं मानता, बहुत डरते रहता है। ब्रह्मा कहने लगती है, ठीक है शास्त्री, तुम कुछ मत करो, सब कुछ मैं ही कर लूंगी। उसके बाद मेरी सारे सबूतों को इकट्ठा करके उस सीए के पास जाती है, लेकिन वो सीए उस वक्त बहुत ही बिजी होता है क्योंकि दूसरे दिन राजीव गांधी जी यहाँ पर आने वाले हैं, सो मेरी का कंप्लेंट नहीं लेता। अब इसी दरमियान में ब्रह्मा को मेरी के बारे में भी पता लग जाता है कि मेरी इनके बारे में सब कुछ जानती है। सो मेरी को रास्ते से हटाने का जबरदस्त प्लान बनाती है। अब पहले से बालू ब्रह्मा पर लट्टू था, तो ब्रह्मा भी बालू को देखकर हल्के से प्यार करने का नाटक करने लगती है। ब्रह्मा बालू के साथ बीच में मुलाकात करके ये विश करने लगती है कि कल इसका बर्थडे है और ये अपना बर्थडे बालू के साथ मनाना चाहती है। इसी दरमियान में ये भी कहने लगते हैं कि बालू, मेरे ऑर्फनेज वाले मुझे लंदन बुलाना चाहते हैं, मैं अकेली जाना नहीं चाहती, मैं अपने साथ तुमको भी ले जाना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये जो मेरी है ना, ये मेरे रास्ता का कांटा बन चुकी है, अगर हम उसे हटा दे तो हम दोनों लंदन जा सकते हैं। सो बालू ब्रह्मा की बातें सच समझकर उस गुंडे को सुपारी देने लगता है मेरी को मारने के लिए। अब मेरी की हत्या होने के बाद जब पटनायक वहाँ पर आया था, तो ब्रह्मा ने ही पटनायक के सर पे वार करके इसको बेहोश किया था। बाद में पुलिस को गुमराह करने के लिए बालू और ब्रह्मा अलग अलग कहानियाँ बताने लगे। बाद में सीए प्रकाश से पूछने लगता है कि ये सब कुछ तुमने कैसे फाइंड आउट कर लिया। प्रकाश कहने लगता है कि जब ये इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तो बीच के पास एक मैगजीन मिला। उस मैगजीन में मेरी सुडोकू खेल रही थी, मतलब वर्ड्स को ज्वाइन करने का एक गेम होता है,
उस पेपर पर मेरी ने मरने से पहले एक वर्ड के ऊपर अपना खून डाला था, महाराणा प्रताप सिंह। प्रकाश इसके बारे में छानबीन करने पर यह बात पता चलती है कि महाराणा प्रताप सिंह के घोड़े का नाम था चेतक। अब ये चेतक उसी गुंडे की बाइक होती है जिसने मेरी को मारा, बाइक जला दी थी। उस चेतक बाइक की तलाश करने पर इसमें कुछ सबूत मिले प्रकाश को, जैसे बालू उसको सुपारी देना। बाद में प्रकाश कहने लगता है कि इस केस में एक और बंदे का भी हाथ है। वो और कोई नहीं, इसी सीए के पास काम करने वाला एक और कांस्टेबल होता है। जब मेरी सबूत लेकर पुलिस स्टेशन पर आई थी तो वही कांस्टेबल मेरी के बारे में ब्रह्मा को बताया था। प्रकाश एक और बात बताने लगता है कि इसके माँ बाप को मारने वाली भी ब्रह्मा ही है। कुछ दिनों पहले प्रकाश के माँ बाप इस ऑर्फनेज पर आए थे थोड़ा बहुत कामकाज करने के लिए। तो उस वक्त इन दोनों ने माइकल की सारी बातें सुन ली कि माइकल इन अनाथ बच्चों के साथ बहुत ही जुल्म कर रहा है। तभी इन दोनों की बातें ब्रह्मा सुन लेती है। इन दोनों को भी इमोशनली ब्लैकमेल करके उसी रात बीच के पास ले जाकर बर्थडे मनाने का बहाना करके इन दोनों को मार देती है। एक्चुअली जिस दिन प्रकाश के माँ बाप की डेथ हुई थी उसी जगह पर प्रकाश को बर्थडे केक का बक्सा मिला था, तो वही सेम बक्सा मेरी के क्राइम स्पॉट पर भी मिला था। इस तरह से प्रकाश एक साथ 2 केसेस को सॉल्व कर देता है। फाइनल में डायरेक्टर ये भी कहते हैं कि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।